बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं हूँ सैयद इम्तियाज़ अली शाह, दादा अब्बू स्पीक्स के प्लेटफॉर्म से मुखातिब हूँ। मेरा खलूस से बरा सलाम तमाम देखने वाले बहन भाइयों, बेटों बेटियों और हम असर लोगों को पहुँचे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम छोटी सी बात करेंगे। करप्शन मोस्टली जो होती है मुख्तलिफ मुल्कों में होती है, ये तकरीबन सारी दुनिया में होती है, कोई मुल्क इससे पाक नहीं है। अभी रिसेंटली मोहम्मद बिन सलमान ने, मेरा ख्याल 2-3 साल पहले शायद, ये एक बहुत से अपने ब्रदर शहजादगान को पकड़ा हुआ था, होटलों में रख के एक लिहाज से वो उनके लिए जेल करार दे दी गई थी और बहुत सा पैसा उनसे वापस लिया। वो उनका था या इनका था इससे गर्ज नहीं है, लेकिन डिक्लेयर यही किया गया कि ये जो है करप्शन है। तो इसी तरह बाकी आप अमेरिका में देख लें, वहाँ पे ये था कि जी रशिया ने पैसे लगा के गवर्नमेंट बनवाई और समथिंग लाइक दैट। इस तरह की चीज़ें अखबारों में आम तौर पे या ख़बरों में आती रहती हैं। हम इससे हटके तो नहीं हैं, लेकिन हमें ज़ेब नहीं देता क्योंकि हमारी कौम बड़ी गरीब है। हम इस तरह की इनडायरेक्ट टैक्सेशन में फंसे हुए हैं जो अयूब खान के दौर में शुएब होते थे वज़ीर ख़ज़ाना। मैं पहले भी 1 दफ़ा 2 दफ़ा उनका ज़िक्र कर चुका हूँ। ही वाज़ अ गुड फॉर फाइनेंस मिनिस्टर, लेकिन उससे हटके जो उनकी चीज़ें थी पॉलिसीज़ के लिहाज से, जैसे डायरेक्ट टैक्सेशन की बजाय इनडायरेक्ट टैक्सेशन, यानी उन्होंने वहाँ हार मान ली कि भाई ये मामला मुझसे नहीं होता कि मैं टैक्स नेट को बढ़ाऊं या कुछ इस तरह। तो टैक्स तो लेना है, तो टैक्स इसी तरह लिया जा सकता है, इनडायरेक्ट टैक्सेशन। अब जैसे हमारे पास लेट्स से एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। ये हम सोप खरीदते हैं और वो सोप हमसे ज़्यादा अमीर आदमी भी खरीदता है, वही वाला, लेकिन टैक्स दोनों को बराबर देना पड़ता है। जबकि जो नॉर्मल टैक्सेशन है उसमें किसी ना किसी जगह तो पैरिटी डिस्पैरिटी का अंसर आ जाता है कि भाई इससे ज़्यादा लेना है, इससे कम लेना है। इसी तरह अगर बाकी मामलात को देखें तो आप मैं या सारे जितने भी लोग हैं वो ख़रीदार हैं, तो कुछ हमसे ज़्यादा वेल्दी हैं, कुछ कम हैं, लेकिन टैक्स एक ही जितना पड़ता है। तो ये जो चीज़ है ये किसी हद तक समझ में नहीं आती कि इसको हम कब तक बर्दाश्त करेंगे। लेट्स से बिजली है, तो बिजली में एजम्पशंस की बेस पे इनकम लगाई जाती है और वो इनकम जो है उसके ऊपर टैक्सेशन होती है। यानी एक तो मसलन मैं तो देता रहा हूँ इनकम टैक्स, कंपनियों में तो इसकी छूट नहीं होती, वो वहाँ तो लिया जाता है। सारी उम्र तो खैर वैसे ही बाहर गुजर गई, वहाँ तो टैक्सेशन का सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप एस्केप कर सकें। लेकिन यहाँ पे भी जहाँ हमने कंपनियों में काम किया आके, यही कुछ चलता था, टैक्सेशन होती थी, टैक्स दिया जाता था। लेकिन फिर उसके बाद घर पे आके देखते हैं जी इनकम टैक्स लग गया उस पे भी और इस पे भी लग गया, सारी चीज़ों पे। हाँ, अब आते हैं हम उस तरफ। ये हम इस पे बात करेंगे इंशाल्लाह। मैं प्रॉपर इसको देखूंगा स्टडी करके, क्योंकि आम हालात में गो कि मैं अपने आप को
एक लिहाज से लो डाउन टू अर्थ रखता हूँ, लेकिन मैं अल्लाह का फ़ज़ल है कच्ची बात करने के लिए तैयार नहीं हूँ। जो बात मैं आपसे गोशगुज़ार करता हूँ, वो प्रॉपर्ली स्टडी की होती है, प्रॉपर्ली उसके डाटा जो है वो मेरे पास होता है और ये नहीं होता कि कच्चे-पक्के उसको मैं उठा के तो आगे कर दूँ। ये वैसे भी इस उम्र में तो ये ज़ेब देता ही नहीं है और वैसे कुछ हमारे अब इस उम्र में आके तो बहुत सारी चीज़ें हमारे इर्द-गिर्द ही बिक मेरे अपने बेड पे आज वो काम करने वाली ने कहा जी ये किताबें-शिताबें मैं अपने बेड आपके बेड पे ही रख दूँ? मैं कहा हाँ, यहाँ से नहीं लानी। तो एक शेर याद आया सुबह मैं लिख लिया मेरे सामने है मैं चूँकि सुबह याद आया था तो मैंने लिखा और मैंने कहा कि इसको मैं कन्फ़र्म करके फिर मैंने उसको कन्फ़र्म किया। उसकी पूरी एक नज़म है, ये है काबिल अजमेरी, उन्होंने कहा वक़्त करता है परवरिश बरसों, वक़्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। तो ये हम जैसे लोगों को वक़्त ने परवरिश किया है ना, तो हम आपके हज़ूर हाज़िर हैं। आइए चल के देखते हैं 2011 में टाइम ने स्टोरीज़ छापी कुछ तकरीबन 10 मेरा ख़्याल। हाँ, ये 10 मैंने लिखी। 10 स्टोरीज़ छापी जो वहाँ करप्शन के सिलसिले में थी और पूरे इंडिया को हिला के रख दिया। ज़ाहिर है 10 स्टोरीज़ एक इंटरनेशनल जो है न्यूज़ पेपर में छपनी न्यूज़पेपर तो वो मैगज़ीन होता था। उसमें अन-आंदोलन के नाम से उस वक़्त एक तहरीक शुरू हो गई, उसके नतीजे में। ये एंटी करप्शन की एक मूवमेंट थी और अ, पाल नाम की कोई हाँ, लोकपाल बिल एक तैयार हुआ, वो प्रेज़ेंट किया गया पार्लियामेंट में। इस दौरान ये मैं बाद में बताता हूँ इसका क्या हुआ। इस दौरान अन्ना हज़ारे ने इस सारे सिलसिले के अगेंस्ट भूख हड़ताल कर दी, जो न्यू दिल्ली में जंतर मंतर नाम की एक यादगार है। ये जंतर मंतर आम हम तो आम सी ज़ुबान में कह देते हैं ना उर्दू में, लेकिन एक्चुअली उनकी जो ये है स्टार्स का इल्म या इसका जो फ्यूचर को डिफाइन करने वाला इल्म है या डिफाइन तो नहीं मतलब उसके कुछ इंफॉर्मेशन देने वाला वो उसमें ये तकरीबन 10 इसके मुख्तलिफ स्टेप्स होते हैं। वो एक राजा ने मच बिफोर द पार्टीशन उन्होंने ये इसका ये यहाँ पे उसकी यादगार में उसकी याद में ये यादगार तामीर की। तो उन्होंने वहाँ चूँकि ये डेफ़िनेटली इंडिया में एक ऐसी जगह होगी जिसमें लोगों को ज़्यादा अट्रैक्शन हो सकती होगी, ज़्यादा वो अ, आते होंगे। एक शख़्स था जिसका नाम था अरविंद्रा केजरीवाल। केजरीवाल, अरविंदा सॉरी नामों का नामों को ठीक ही लेना चाहिए। इन्होंने दूसरे 2 अफ़राद रामदेव और करण बेदी के साथ मिलके आम अवाम नाम के की एक पार्टी बनाई, जिसका मतलब था कि हम पॉलिटिशियन नहीं हैं, थे वो पॉलिटिशियन ही यानी ज़ाहिर है पॉलिटिशियन थे तो पार्टी बनाने का ख़्याल आया और वो चल निकले इस तरफ। अब अन्ना हज़ारे की उस जो थी भूख हड़ताल उसके नतीजे में मुज़ाहरे भी शुरू हो गए और ये भी मैदान में कूद पड़े। अब इन्होंने एक्चुअली जो मेन उस वक़्त टास्क का हम क लेंगे अपने ज़िम्मे
और हम पूरा करेंगे इसको कि मुल्क की जो लूटी हुई दौलत मुख्तलिफ फ़ॉरेन बैंकों में है, हम उन बैंकों से उस रकम को, उस अमाउंट को हम वापस लाएँगे। ये बहुत मुश्किल काम है। मेरे अपने ज़हन के मुताबिक जब भुट्टो साहब की याहिया के से टेक ओवर के बाद पहली स्पीच थी, इट वाज़ ऑलमोस्ट इन द मिडल ऑफ द नाइट। ये स्पीच जो थी वो उन्होंने की। उस स्पीच में उन्होंने कहा था कि इट्स द ब्लड ऑफ पाकिस्तान, इसलिए इस पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा और हम इसको वापस लाएँगे। वो भी चले गए और उसके बाद भी आने वाले चले गए और फिर आ भी गए, फिर चलते गए। ये सारा कुछ होता है, लेकिन इट्स रियली वेरी, वेरी हार्ड एंड डिफ़िकल्ट। उसमें बहुत से इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो जाते हैं। बहुत से लोगों का जो है वो दाना-पानी होता है उसमें, वो फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट हो चुकी होती है, उस इन्वेस्टमेंट की बेस पे उनके बजट्स और फ़ोरकास्ट हो चुकी होती हैं। ये इट्स नॉट दैट सिंपल कि वो आपको उठा के आपकी ये हमारे इदी अमीन साहब जो युगांडा के थे, उनकी तो अपने ही वो जो उनके ऊपर लगा था ये इल्ज़ाम कि उन्होंने और फिर उनके खिलाफ वहाँ रेवोल्यूशन भी आया, ये रेवोल्यूशन कह लें या कू आ गया। वो सऊदीया ने उनको पनाह दी, लेकिन उनको उनकी अपनी अमाउंट नहीं मिल सकी थी। वो स्विट्ज़रलैंड ने कहा जी वो तो आपकी अमाउंट है ही नहीं। जब आपकी नहीं है, लोगों की है, तो फिर लोग जाने और हम जाने। तो लोगों को वो रिकॉग्नाइज़ कहाँ से करेंगे, क्योंकि जमा करवाने वाला तो कोई और है। उनको वो कह देंगे कि जी उसको लेकर आओ। तो इस तरह ये बहुत विशियस सर्कल है जो चलता है और ये जो है पार्टी बनी और पार्टी ने काफ़ी एक लिहाज से हलचल मचाई। लेकिन ये बिल जो था, जो मैंने कहा मैं आपको बताऊँगा, ये बिल पास नहीं हो सका था पार्लियामेंट से। इस बिल के पास ना होने के पीछे आप समझ सकते हैं कि कितने लोगों का इंटरेस्ट होगा। अगर एक बैंक जो है, वो किसी के जमा करवाए हुए पैसे उसको वापस करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि अमाउंट इज़ टू बिग, बिलियंस में जाती है। हमारे भी तो एक सियासी लीडर हैं, उनके 6 बिलियन डॉलर थे स्विस बैंकों में, सुप्रीम कोर्ट वापस नहीं ला सकी थी। उन्होंने बिलाखिर तंग आके गुलाम मुस्तफ़ा जो थे प्राइम मिनिस्टर उस वक़्त के, उनको 5 साल के लिए नाअहल कर दिया और अपना एक फेस सेविंग कर ली। पैसे लाना इतना सिंपल नहीं होता। लेकिन ये है कि ये जो मामला है, ये हर घर की कहानी है। हमारे भी है, हमारे मुल्क में है, आज भी है और मुझे नहीं लगता कि कल भी नहीं होगी, ये होगी। अल्लाह ताला की ज़ात हमें इससे अगर आसाइश दे दे तो हम, मेरा ख़्याल है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट सिचुएशन में चले जाएँगे। आप ये देखें कि अयूब खान के दौर में पूरे मुल्क की जो टोटल वेल्थ थी वो 22 ख़ानदानों के पास उसका मेजर पोर्शन था। हमें 10% या इतना कुछ मेरा ख़्याल बाकी पूरी नेशन को मिलता था। आज भी कुछ तकरीबन कमोबेश वैसा ही हाल है। बहुत से लोगों के पास बहुत कुछ होते हुए पता नहीं कभी पता लगता है कि फ़लाँ मकान की वो तहख़ाने में दीवारों के अंदर चुनी हुई दौलत बरामद हुई या किस तरह हुई, क्या कुछ हुआ, लेकिन आज तक कोई ऐसा सिलसिला नहीं हो सका। कोई ऐसा सिलसिला नहीं हो सका जिससे वो दौलत वापस आ सकती हो। ये मोहन सिलाई भी कुछ लेकर गए हुए हैं और इसी तरह वो खातून जो प्राइम मिनिस्टर की मिसेस की दोस्त रही है, वो भी तो लेकर गई हुई है, प्राइवेट जेट में चली गई।
तो इस तरह ये मामलात हैं, हम अल्लाह ताला से दुआ ही कर सकते हैं। अल्लाह ताला की ज़ात हमारे लिए आसानियाँ पैदा करे। मुझे दुआओं में याद रखिए, मैं आपके लिए दुआगो रहूँगा। अल्लाह ताला आप पे आसानियाँ नाज़िल करे, आसानियाँ बाँटने का शर्फ़ बख़्शे। इंशाअल्लाह फिर बशर्ते ज़िंदगी आपसे बात होगी। जज़ाकुमुल्लाह ख़ैर। अल्लाह हाफ़िज़।